रिवीजन ऑफ रिटर्न के मुतालिक मोस्टली लोग जानते हैं कि 114 का जो फॉर्म होता है हमारा, उसमें 60 डेज़ तक हम रिवीजन कर सकते हैं। और 116 का जो फॉर्म होता है जिसे हम वेल्थ स्टेटमेंट बोलते हैं, उसे 5 साल तक जो है वो रिवाइज़ करने की कानूनी तौर पे इजाज़त है। मगर बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि जब हम 114 के फॉर्म में तब्दीली करते हैं तो यूजुअली साथ ही हमें 116 के फॉर्म को भी छेड़ना पड़ता है। उसमें भी तब्दीली हो जाती है क्योंकि इनकम आपने आगे लेके जानी है, उसको या एक्सपेंसेस में डालना है या एसेट्स में डालना है। ठीक है, अगर आप इनकम में कोई भी तब्दीली कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इनकम में तब्दीली करेंगे 114 में, तो वो फिर 116 में भी आपको तब्दीली करना पड़ेगी। बट 116 में जब आप तब्दीली करते हैं तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इसके लिए आप ये देख सकते हैं सेक्शन नंबर 116 मैंने खोला हुआ है। तो 116 में की गई हर जो तब्दीली है वो एफबीआर की स्क्रूटनाइजेशन में से गुजरती है। ठीक है जी, और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सेक्शन नंबर 116 में ये चीज़ एक्सप्लेंड है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिश्नर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट रिवीजन अंडर दिस सबसेक्शन इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग अ बोनाफाइड एमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें ये होता है कि कमिश्नर और बाकी जो एफबीआर की टीम है, यानी कि कमिश्नर अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है किसी भी ऑफिसर को, वो ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि आपने जो 116 की रिवीजन की है, तो आपका जो रिवाइज्ड रिटर्न है, क्या उसके अंदर आपने कोई बोनाफाइड जो ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको करेक्ट किया है या नहीं। ठीक है, तो बोनाफाइड क्या होता है? इन गुड फेथ, यानी कि आप जो है आपने अपने सही मन के साथ कोई काम सरंजाम दिया है, आपका इंटेंशन जो था वो गलत नहीं था। तो बोनाफाइड एमिशन होगी या रॉन्ग स्टेटमेंट होगी तो एक्सेप्टेबल होगी। मिसाल ले लें कि बोनाफाइड एमिशन क्या हो सकती है, एक बंदे ने फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल किया है, उसमें अपनी कोई कार या मोटरसाइकिल डालना भूल गया है, तो मेरे ओपिनियन में ये बोनाफाइड एमिशन के तौर पे एक्सेप्टेबल होगी। बाकी एफबीआर की अपनी मर्ज़ी है, मैं अपना सिर्फ ओपिनियन इस पर दे सकता हूँ। और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगी कि आपने कहीं पे लिखना था 11.1 मरला, प्राइस आपने 11.1 मरले की डाली आगे, जो कीमत डाली, कॉस्ट डाली, और बट वहाँ पे गलती से आपसे लिखा गया 111 मरला। ठीक है, तो इस तरह मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर आएगा। अच्छा, अब ये चीज़ आपको इंश्योर करनी चाहिए कि ये जब इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपने इसमें करेक्शन क्या की है, और अगर आपकी ये जो करेक्शन है ये एफबीआर समझता है कि ये करेक्ट करने वाली नहीं थी, तो आपके रिवाइज्ड रिटर्न को वाइड करार दे दिया जाए। वाइड क्या होता है? नल एंड वाइड, यानी कि गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा और इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ठीक है, तो जब इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो डेफिनेटली जो है इसकी एक्सेप्टेंस ना होने पे आपको जो है एफबीआर तलब किया जाएगा और आपकी पहले ओपिनियन जो है वो ली जाएगी। ठीक है, यानी आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रिजेक्शन भी जब होगी तो आपको एफबीआर में पहले उससे बुलाया जाएगा कि ये कितना सेंसिटिव मामला होता है। बट लोग जो है इसको बहुत लाइट लेते हैं। 114 को भी जो रिवाइज़ करते हैं, 116 को भी रिवाइज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब 114 में हम छेड़खानी करते हैं तो यूजुअली 116 में भी छेड़खानी हमें करना पड़ती है। ठीक है, तो ये मामला होता है। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसको स्टार्ट से ही आपको जो है वो सही एंट्री इसकी करनी चाहिए। और जो टैक्स से लोग नावाकिफ़ हैं वो अक्सर ये मुझे कॉल्स वगैरह करते हैं कि जी हमारी 3-4 साल की जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको रिवाइज़ कर दें, और जी उसमें फ़लाँ एसेट डाल दें, और उसमें कुछ गोल्ड कम कर दें, फ़लाँ कैश कम कर दें, ये कम कर दें, वो कम कर दें, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दें, और हमारे एसेट जो हैं उनमें आप इंक्रीज़ कर दें 1.5 करोड़ की। तो ये मामला जो होता है ये सारा लाइल्मी की वजह से होता है। ऐसी हम कोई भी कोशिश करते हैं तो एफबीआर की तरफ से उस पर रिजेक्शन आती है। इसलिए ऐसी कोशिश करने का बिल्कुल भी 100% कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी।